आज पहली बार ऐतिहासिक तौर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। 1985 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बैक टू बैक सत्ता नहीं मिली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सभी कयासों को धता बताते हुए, सभी कयासों को पीछे छोड़ते हुए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में उत्तर प्रदेश की वापसी की है और उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड वोट सीटों के साथ बीजेपी सत्ता में वापस आई है। मैं आपको सीधे दिल्ली ले चलता हूं। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में खूब प्रचार किया है और लगभग सभी जनपदों में स्मृति ईरानी ने दौरा किया है और अब जब जीत का फल आया है तो हमसे बात करने के लिए इस वक्त सीधा लाइव मौजूद है। स्मृति जी, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से वक्त निकाला। इतनी बड़ी जीत का श्रेय किसे देंगी और इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे के कारण और इसका विश्लेषण आप कैसे करेंगी? मुझे थोड़ी सी ऑडियो की तकलीफ हो रही है ब्रिजेश जी, लेकिन हाँ, जितना मैंने आपका सवाल मैं सुन पाई, निश्चित रूप से आज जो भी विशेषज्ञ ये बार बार कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति वोट बैंक के आधार पर बंट जाएगी, आज उनको जनता ने करारा जवाब दिया है। वो सारे विशेषज्ञ जो कह रहे थे कि बीजेपी 200 तक सीमित रह जाएगी, आज जनता ने उनको जवाब दिया है। वो सारे लोग जो पतन की अपेक्षा में बार बार अपनी परिचर्चाओं में ये कह रहे थे कि विकास की राजनीति को नकारा जाएगा, आज जनता ने उनको जवाब दिया है। इसलिए भारत समाचार के चैनल के माध्यम से मैं जनता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए विशेष आभार इसलिए व्यक्त करती हूँ क्योंकि जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में कहा कि उत्तर प्रदेश में जनता ने एक राजनीतिक इतिहास बनाया है और ये संकेत मात्र उत्तर प्रदेश की जनता के लिए नहीं है, राष्ट्र की राजनीति के लिए है। प्रधानमंत्री जी ने विशेष आह्वान किया जनता का कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स का तिरस्कार करें, परिवारवाद के झांसे में न आए, अपने और समाज के उत्थान के लिए भाजपा को अपनाएं। और जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री जी के इस निवेदन को स्वीकारा, उसके लिए जनता की ओर बहुत बहुत आभार और मेरे संगठन का विशेष अभिनंदन। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कौन मुद्दे हैं जिन्हें आपको लगता है कि इन मुद्दों की वजह से उत्तर प्रदेश में एक नया राजनीतिक इतिहास रचा गया है? कौन से वो मुद्दे हैं जो ज़्यादा चले? आप ब्रिजेश जी जानते हैं कि विषम परिस्थिति थी कोविड की, जब लॉकडाउन का माहौल था, जब एक ऐसी व्यवस्था थी जो जनता ने कभी नहीं देखी, जिसमें हम अपने घरों में बंधक बन गए थे, जब इस बात का आभास नहीं था कि वैक्सीन बनेगा या नहीं बनेगा, बना तो पहुंचेगा कैसे। ऐसी विषम परिस्थिति में सरकार ने 19 महीने 15 करोड़ नागरिक को अनाज पहुंचाया, नागरिकों को वैक्सीन दिलवाई, 2-2 डोज वो भी, और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के काम सतत तब भी चलते रहे। इन परिस्थितियों में विशेष रूप से गरीब अंचल में ग्रामीण महिलाओं के बैंक के खाते में पैसा पहुंचना ताकि ग्रामीण परिवार कुछ लिहाज में संरक्षित रह सके, और साथ ही अपराधियों पर जो नकेल कसी गई उसका परिणाम आज आप देख पा रहे हैं आंकड़ों के माध्यम से इस जीत में भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, 2-3 एक्सपेरिमेंट बड़े पॉलिटिकली उत्तर प्रदेश में हुए। 2017 में समाजवादी पार्टी कांग्रेस, 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी और 2022 में समाजवादी पार्टी, आरएलडी और बाकी अलाइज। 3 बार बीजेपी इस एक्सपेरिमेंट को उत्तर प्रदेश में हरा चुकी है। इस करिश्मे का मूल कारण क्या है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता को इस बात का आभास है कि समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, वो अपनी राजनीति, अपनी सत्ता बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे और हम समाज का, राष्ट्र का उत्थान करने के लिए, प्रदेश को संरक्षित और सुदृढ़ करने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। ये फर्क क्योंकि जनता के सम्मुख साफ था कि उनके गठबंधन होते थे मात्र इसलिए ताकि वो अपने आप को बचा सके, और जब विषम परिस्थिति आई कोविड की, तब विशेषतः ये सारे नेता जमीन से गायब थे। एक ने भी जाकर जनता के संरक्षण में कोई भी सहयोग नहीं दिया। मुझे लगता है उसने जनता के मन में एक विशेष आग्रह, एक विशेष इम्प्रिंट छोड़ दिया कि अगर चाहते हैं कि गरीब का संरक्षण हो, चाहते हैं कि प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से परिवारों के काम हो, चाहते हैं कि बेटियां विशेषतः सम्मान के साथ जीवित रहे उत्तर प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दरकार जनता की समझ में आई और इसीलिए उन्होंने हमें वोट का आशीर्वाद दिया।
चूंकि आप अमेठी से सांसद हैं, इसलिए आपसे यह सवाल बहुत लाजमी है कि कांग्रेस की हालत उत्तर प्रदेश में और ख़राब हो गई है, और अभी जो हमारे पास टैली है वो ये बताती है कि सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस जीतने की तरफ बढ़ रही है, एक रामपुर खास की है और एक अन्यत्र है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी ब्रजेश जी कि इस चुनाव में भी भाई और बहन दोनों पधारे थे, एक सीट पर विशेष, वो सीट आज वो हार रहे हैं, और दोनों का आना और जनता का उनको नकार देना अपने आप में कांग्रेस के लिए क्या संकेत है, ये भारत समाचार के एडिटर को मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये भी सत्य है कि उत्तर प्रदेश के और विशेषतः अमेठी की जनता ने देखा किस प्रकार से वायनाड जाकर राहुल गांधी ने अपशब्द कहे अमेठी की जनता को। अमेठी की जनता वो भूली नहीं। लेकिन विशेष श्रीमती वाड्रा के बारे में कहना चाहूँगी ब्रजेश जी कि उनके बारे में तो कांग्रेस के नेताओं ने बढ़ चढ़ कर कहा था कि पार्टी में प्राण फूकने आई हैं, लेकिन हाँ, पार्टी फूक कर जा रही हैं, ये भाजपा जानती थी। लेकिन उन्होंने दावा किया किसी कीमत पर उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ेंगी, कुछ भी हो जाए। उत्तर प्रदेश उनको छोड़ चुका है, वो उत्तर प्रदेश छोड़े या छोड़े उससे क्या फर्क पड़ता है। दूसरा प्रश्न यह है, और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण इस संदर्भ में, कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो 2012 तक उत्तर प्रदेश की सत्ता में रही है, 2014-2019 में जिसके 10-10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आज वो 2 सीटों पर सिमट गई है। उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है, जो दलित आकांक्षाओं की मूर्ति की जमीन पर खड़ी हुई थी। क्या कारण आपको लगता है कि बीएसपी जैसी लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन में एक वक्त रही हो, उसका इतना पराभव? मैं इतना ही कहूँगी, चाहे वो सपा हो या बसपा, इन दोनों राजनीतिक दलों ने समाज विशेष की राजनीति की, और नरेंद्र मोदी जी विशेष रूप से कभी भी कि सामाजिक परिवेश से स्वयं है उसको अपनी राजनीतिक ढाल बिना बनाए अपना काम मात्र और मात्र विकास पर केंद्रित रखकर करते रहे। और इसीलिए आज, जैसा कि मैंने कहा, उत्तर प्रदेश के परिणाम में अभिलाषी हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर ये संकेत दे रहे हैं, और इस संकेत को हमें समझना और स्वीकारना होगा बड़े हर्ष के साथ कि आज़ादी के 75वां जो वर्ष चल रहा है अमृत महोत्सव का, उसमें इससे बड़ा अमृतपान क्या होगा कि लोगों ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स का तिरस्कार कर दिया, गुंडागर्दी का तिरस्कार कर दिया, परिवारवाद का तिरस्कार कर दिया, और मात्र विकास के मुद्दों पर अपना वोट दिया। मैंने जैसा कि पहले कहा कि 1985 के बाद ये पहली बार ये राजनीतिक दल अपने समुदाय को ग्रांटेड लेकर बैठे थे। मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, चूंकि आज आप बहुत व्यस्त हैं, मेरा एक अंतिम प्रश्न है आपसे कि अब 2022 आपने जीत लिया, नाउ इट्स टाइम फॉर 2024। ब्रजेश जी, चाहे चुनाव कोई भी क्यों ना हो, आपको याद है जिला पंचायत के भी चुनाव हुए थे, उसको भी लिटमस टेस्ट माना गया था भारतीय जनता पार्टी के लिए। म्युनिसिपैलिटी का कोई चुनाव होगा तब भी कहा जाएगा बीजेपी के लिए सेमीफाइनल है 2024 का। मैं इतना ही कहूँगी कि 2014-2019 में अप्रतिम जीत प्रधानमंत्री जी ने प्राप्त की, तो आप प्रधानमंत्री की रेस में तो बहुत लोगों को देखेंगे, लेकिन 24 में प्रधान सेवक की रेस में एक ही व्यक्ति है जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। तो बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूँगी कि 24 में जब आप अगर मुझे अनुमति देकर इंटरव्यू लेंगे, तब हम दोनों एक दूसरे को नरेंद्र मोदी के प्रधान सेवक बनने की बधाई दे रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति ईरानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि भारत समाचार के दर्शकों के लिए आपने अपना बेशकीमती वक्त निकाला। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस वक्त जुड़ी हुई थी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में स्मृति ईरानी ने बहुत मेहनत की, 100 से ज़्यादा सभाएं की, रोड शो किया, नुक्कड़ सभाएं तक की, गली गली गई, लोगों से मिली, और अब जब भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की तो बड़ी विनम्रता से उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ